Welcome to my channel, The Barrack Boost. Today in this video we will talk about the Indian Partnership Act 1932. इस वीडियो में हम इसका इंट्रो, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 देखेंगे. इंट्रो में हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे. सो लेट्स बिगिन. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जब हम इसके इंट्रो की बात करते हैं तो बिफोर इट्स लेजिस्लेशन, दैट इज़ कि कोडिफाई होने से पहले ये जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्साइज पे बेस्ड था. लेटर ऑन हमारा 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर नंबर 11 में फ्रॉम सेक्शन 239 टू 266 हमें पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रोविजंस देखने को मिले, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कि ट्रेड जिस लेवल पे एक्सपेंड हो रहा था उसके लिए प्रोविजन इनएडिक्वेट थे, रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल्स इसमें कम थी, एंड जो पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में भी इसमें क्लियर प्रोविजंस नहीं थे, जिसकी वजह से एक स्पेशल कमेटी बनाई गई 1930 में टू डील विद ऑल दीज लिमिटेशंस और द प्रॉब्लम्स. इस स्पेशल कमेटी ने इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट 1880 के एग्जामिन किया और एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ ड्राफ्ट किया इंडिया के लिए, जिसे हमने बोला इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ये एक्ट जो है इस पास हुआ, एसेंट मिली 8 अप्रैल 1932 को और इन्फोर्समेंट में आया 1 अक्टूबर 1932 को. और इस एक्ट ने रिपील कर दिया चैप्टर 11 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट इज जो हमारा पहले इसमें था, इसको इस एक्ट ने रिपील कर दिया. इसका की टेक अवे क्या था कि ये सप्लीमेंट्री था टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड जो जनरल प्रिंसिपल्स थे कॉन्ट्रैक्ट के वो अभी भी इस पर अप्लाई होते थे. अब बात करें हम इस एक्ट के ओवरव्यू की, तो ये एक्ट नंबर क्या था हमारा 9 of 1932, 8 अप्रैल 1932 को एसेंट मिली. हमने देखा इन्फोर्समेंट में आ गया 1 अक्टूबर 1932 को. टोटल 8 चैप्टर्स, 74 सेक्शंस एंड 1 शेड्यूल. वो शेड्यूल भी फीस के बारे में बात करता है. सो अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के चैप्टर वाइज क्लासिफिकेशन को या इंडेक्स को देखें तो चैप्टर 1 हमारा हो जाता है प्रिलिमिनरी, जो कि सेक्शन 1 से लेकर 3 तक है. देन नेक्स्ट इज द चैप्टर नंबर 2 विच इज़ नेचर ऑफ द पार्टनरशिप, ये कैसे होगा, म्यूचुअल एजेंसी की भी इसमें बात कर रखी है, जो कि सेक्शन नंबर 4 से लेके सेक्शन नंबर 8. देन चैप्टर नंबर 3 रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, 9 से लेके 17. ये हो गया आपस में वन अनदर, एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर से. वहीं रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी, की थर्ड पार्टी से क्या रिलेशन होगा वो चैप्टर नंबर 4 में दे रखा है फ्रॉम सेक्शन 18 to 30. देन इज द चैप्टर नंबर 5 इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर फ्रॉम सेक्शन 31 to 38. Chapter number 6 dissolution of firm, 39 to 55. Chapter number 7 registration of firm, 56 to 71. And lastly chapter number 8 supplemental, which is from 72 to 74. So let's begin with the chapter number 1. Chapter number 1 talks about the preliminary and which is from section number 1 to section number 3. सेक्शन नंबर 1 जो है वो बात करता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. शॉर्ट टाइटल क्या हो गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. एक्सटेंट क्या हो गया, होल ऑफ इंडिया. कमेंसमेंट क्या है, 1 अक्टूबर 1932. लेकिन इसमें होल एक्ट जो है वो इन्फोर्समेंट में नहीं आया, एक एक्सेप्ट सेक्शन 69, दैट इज पूरा का पूरा एक्ट इन्फोर्समेंट में आ गया था, लेकिन सेक्शन 69 विच टॉक्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन वो इन्फोर्समेंट में आया 1 अक्टूबर 1933 को. देन वी हैव सेक्शन नंबर 2 विच टॉक्स अबाउट डेफिनेशन. टोटल 5 इसमें क्लॉजेस दे रखे हैं, जिसमें से 3 हमारे काम के हो जाते हैं, दैट इज ए, बी एंड डी. एक्ट ऑफ द फर्म, बिजनेस एंड द थर्ड पार्टी, विच विल सी नेक्स्ट आफ्टर सेक्शन नंबर 3. पहले हम सेक्शन नंबर 3 देख लेते हैं. सेक्शन नंबर 3 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट 9 of 1872. अभी एक्ट 9 of 1872 क्या है, इट इज अनदर नेम फॉर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. अब ये क्या कहता है कि ये सेक्शन क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 3, द अनरिपील्ड प्रोविजन नॉट इनकंसिस्टेंट विद पार्टनरशिप एक्ट. हमने देखा जब ये पार्टनरशिप एक्ट आया तो इस एक्ट ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 11 को रिपील कर दिया. तो इस चैप्टर 11 के अलावा जो अनरिपील्ड प्रोविजंस बचे या और भी कोई रिपील प्रोविजन को छोड़ के जो भी अदर प्रोविजंस बचे, जो प्रोविजन विच आर एंड जो कि दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द पार्टनरशिप एक्ट, विद पार्टनरशिप एक्ट, जो पार्टनरशिप एक्ट से इनकंसिस्टेंट नहीं है, अनरिपील प्रोविजंस जो कि पार्टनरशिप एक्ट वो अप्लाई करते चले जाएंगे, वो उनका इस पार्टनरशिप एक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही पार्टनरशिप एक्ट का उन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा. दोनों हैंड इन हैंड कंटिन्यू कर जाएंगे. सो दैट इज वॉट सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट. सो नाउ हम आते हैं सेक्शन नंबर 2 पे. सेक्शन नंबर 2 सबसे पहले बात करता है एक्ट ऑफ द फर्म. ए जो है इसका बात करता है एक्ट ऑफ द फर्म. इसमें दो तरह की हमारी डेफिनेशन होती है, एक मीन्स करके, एक इंक्लूड्स करके. तो इसमें मीनिंग वाली बता रखी है कि क्या मतलब है इसका. कोई भी एक्ट और ओमिशन बाय ऑल पार्टनर्स, एनी पार्टनर, एजेंट ऑफ द फर्म. कोई एक्ट कर रहा है या ओमिशन कर रहा है. अभी एक्ट और ओमिशन कौन कर रहा है, या तो सारे पार्टनर्स कर रहे हैं, एनी वेट अ मिनट, कोई एक्ट है या ओमिशन है, कौन कर रहा है, या तो ऑल पार्टनर्स, एनी पार्टनर और एजेंट.
ठीक है। अब ये जो एक्ट और ओमिशन है जो इस पार्टनर्स ने किया, वो एक्ट और ओमिशन कैसा है? ऐसा एक्ट या ओमिशन है जिससे एक राइट जो है वो अराइज हो रहा है विच इज़ एनफोर्सिएबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। ठीक है, फर्म के द्वारा या फर्म के अगेंस्ट में उस राइट को एनफोर्स किया जा सकता है, राइज टू राइट है। तो इस तरीके के एक्ट या ओमिशन को हम बोलते हैं एक्ट ऑफ द फर्म। वापस देखते हैं एक्ट ऑफ द फर्म क्या हो गया? कोई एक्ट या ओमिशन जो सारे पार्टनर्स या कोई एक पार्टनर या एजेंट कर रहा है जिससे एक राइट जो है वो राइज हो रहा है विच इज एनफोर्सिबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। नेक्स्ट इज बिजनेस। 2B जो है वो बिजनेस की बात करता है। बिजनेस की एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है जिसमें 3 चीज़ें इन्होंने ऐड करी है, दैट इज टॉप, ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। तीसरी जो काम की डेफिनेशन है वो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी को इन्होंने मीनिंग ना देते हुए इन्होंने एक रिलेशन में बताया कि अगर हम पार्टनर इन फर्म की बात करें और उस पार्टनर के रिलेशन में अगर थर्ड पार्टी की बात करें तो थर्ड पार्टी कौन है? इट इज़ एनी पर्सन हु इज़ नॉट अ पार्टनर इन द फर्म। जो पार्टनर नहीं है फर्म में वो कौन हो गया? थर्ड पार्टी हो गया। अब एक बार बेरेक पे हम ये चैप्टर 1 देख लेते हैं, ये देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 9 ऑफ 1932, दैट इज़ द नंबर हो गया। 8 अप्रैल को इसको एसेंट मिली। एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से रिलेटेड है। फिर इसमें देखिए सबसे पहले हम चैप्टर 1 देख रहे हैं, प्रिलिमिनरी शॉर्ट टाइटल एक्शन कमेंसमेंट देख लें। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, होल ऑफ इंडिया, फर्स्ट डे दिस एक्सेप्ट सेक्शन 69 विच आर केम ऑन टू फोर्स दिस। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, एक्ट ऑफ परमानेंट देख ले क्या है? एक्ट और ओमिशन, ऑल द पार्टनर, एनी पार्टनर, एजेंट ऑफ द फर्म विच गिव राइज टू अ राइट एनफोर्सेबल बाय और अगेंस्ट द फर्म। बिजनेस क्या हो गया? ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन। प्रिस्क्राइब क्या हो गया? इट मीन्स प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स अंडर दिस एक्ट। जो एक्ट के अंदर कोई रूल्स दे रखे हैं उन रूल्स को हमने प्रिस्क्राइब्ड बोला है। थर्ड पार्टी कौन हो गया? इन रिलेशन टू द फर्म मीन्स एनी पर्सन हु इज नॉट द पार्टनर इन द फर्म। तो जो को पार्टनर नहीं है दैट इज द थर्ड पार्टी। लास्टली एक्सप्रेशन यूज बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट। यूज के लिए डिफाइन नहीं किया तो वो कहाँ से लेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेंगे विच आर अदर मीनिंग असाइन टू देम। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एग्रीमेंट हो गया। हाँ, यहाँ पे इतनी सी 4 ही डेफिनेशन दी हैं, बाकी डेफिनेशन कहाँ जाएंगी? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाएंगी। थर्ड हमने देख लिया अनरिपील्ड प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट as far as they are inconsistent with the expiry of this shall continue to apply। save in, तो यहाँ पे ये save in ध्यान रखेंगे, मतलब इनको छोड़ के जो inconsistent provisions है उनको छोड़ के जो भी बचे हुए unrepealed provisions हैं वो कंटिन्यू कर जाएंगे अप्लाई करना। now so with this our chapter number 1 is completed। next is chapter number 2। chapter number 2 किसकी बात करता है? nature of partnership की बात करता है। चैप्टर 2 नेचर ऑफ पार्टनरशिप कहाँ से कहाँ तक दे रखा है? सेक्शन नंबर 4 से लेके सेक्शन नंबर 8 तक है। सबसे पहले क्या बता रखा है? सेक्शन नंबर 4 जो है वो पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म और फर्म नेम, इन चारों टर्म्स को डिफाइन करता है। हमने जब डेफिनेशन देखी थी तो वो एक्ट ऑफ फर्म, थर्ड पार्टी, बिजनेस इन्हें डिफाइन कर रहा था, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो हमें सेक्शन नंबर 4 में देखने को मिलती है। सबसे पहले देखिए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? ए रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। तो पहली चीज़ क्या है? कोई रिलेशन हो रहा है बिटवीन द पर्सन्स जिन्होंने क्या, कोई एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट क्या क्या है कि वो शेयर करेंगे क्या? प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। और ये बिजनेस कौन कैरी कर रहा है? या तो बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर इट, या तो कोई एक जना कर रहा है, ये सारे मिलकर करेंगे। बट एसेंशियल्स देखते हैं पार्टनरशिप की क्या है? एक एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टीज। एग्रीमेंट किसके लिए है? टू कैरी ऑन द बिजनेस। किसके लिए? और क्या क्या पार्टीज एग्री क्या कर रहे हैं? कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस एंड सच बिजनेस। और ये बिजनेस जो है कौन कैरी कर रहा है? या तो सब मिलकर कर रहे हैं, या ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर, क्या कोई एक कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। दैट इज़ बेसिकली जो एजेंट टाइप हो जाता है, तो वो चीज़ जो है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो उस इस तरीके के रिलेशन को हम क्या बोल रहे हैं? पार्टनरशिप बोल रहे हैं। नाउ जो पर्सन्स एंटर किए हैं पार्टनरशिप में, इंडिविजुअली उन्हें बोला जाता है पार्टनर्स, कलेक्टिवली फर्म, और जिस नाम से उन्हें बुलाया जा रहा है उसको हम बोल रहे हैं फर्म नेम। द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरिड ऑन, उसे फर्म नेम। तो इंपॉर्टेंट क्या होगी? पार्टनरशिप की डेफिनेशन। नाउ इंडिविजुअली उन्हें क्या बोल रहे हैं? पार्टनर्स। कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं? फर्म। एंड जो नेम जिसके अंडर उनका बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? फर्म नेम। विद दिस सेक्शन 4 इज ओवर। ये एसेंशियल्स जो हैं दे आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट कम सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 क्या बताता है? दैट द पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड बाय द स्टेटस। इसका क्या मतलब है? हमने ऊपर क्या बोला? एक एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। सो द रिलेशन ऑफ अ पार्टनर अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट क्या होता है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर एनफोर्सिबिलिटी ही नहीं होगी तो उसका कोई यूसेज ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक तरीके का जो ये रिलेशन बन रहा है पार्टनरशिप का, वो कैसे बन रहा है? कॉन्ट्रैक्ट की बन रहा है, ना कि किसी स्टेटस से। सो पार्टनरशिप क्या है? आउटकम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज विच इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन देम। कोई एग्रीमेंट हुआ, उसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट बना, और उस कॉन्ट्रैक्ट का आउटकम है पार्टनरशिप। इट कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम स्टेटस ऑफ द पार्टीज। स्टेटस से नहीं बन रहा है। स्पेसिफिकली इसी सेक्शन के अंदर एक्सेप्शन जो है वो यहीं पे बता रखा है। एक्सेप्शन क्या दे रखा है इन लोगों ने? लेट्स सी।
in particular the members of the Hindu undivided family carrying on a family business as such, और a Burmese Buddhist husband and wife. तो दो कैटेगरी स्पेसिफिकली बता रखी है कौन कौन सी, एक तो HUF, वन इज द HUF एंड द अनदर वन इज द, एक तो हमारा HUF हो गया एंड द अनदर वन इज द बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ. ये दोनों ही क्या हैं, दे आर नॉट द पार्टनर्स बट दे आर दी जॉइंट ओनर्स. ये पार्टनर्स नहीं हैं, ये जॉइंट ओनर होते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका जो ये रिलेशन बन रहा है, द रिलेशन दैट हैज बीन क्रिएटेड, इट इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट बट बिकॉज ऑफ द बर्थ और बिकॉज ऑफ द रिलेशन. जैसे बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ है, दिस इज द रिलेशन ऑफ मैरिज, जिस रिलेशन ऑफ मैरिज है, ना कि कोई एग्रीमेंट जिसकी वजह से वो उसमें आए हैं. सिमिलरली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, दे आर एंटाइटल टू शेयर बाय मेयर फैक्ट दैट ही इज बॉर्न और अडॉप्टेड इन द फैमिली. आप बॉर्न हो जाते हो, आपका एंटाइटलमेंट बन जाता है, पैदा होते ही आप हक मांगने जा सकते हो. ठीक है, लेकिन सो दस दे आर नॉट द पार्टनर बट द जॉइंट ओनर इन द बिजनेस. वो पार्टनर नहीं, पार्टनर्स आर ऑल्सो द ओनर, बट जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसके अंदर उन्हें पार्टनर्स ना बोल के हम जॉइंट ओनर बोलेंगे बिजनेस के अंदर. इसी से रिलेटेड हमारा एक केस हुआ था प्रतिभा रानी वर्सेस सूरज कुमार. इसमें क्या बोला गया था, इंटरेस्टमेंट बाय वाइफ ऑफ हर स्त्री धन टू हर हस्बैंड डज नॉट अमाउंट टू एन एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इवन इफ हस्बैंड. कई बार होता है वाइफ अपना पैसा अपने पति को दे देती है, सास को दे देती है, ये होता है. तो पति को दिया एंड पति ने वो पैसा अगर खुद के बिजनेस में लगाया तो क्या वाइफ पार्टनर बन गई? नो, वाइफ इज़ नॉट द पार्टनर. वाई? बिकॉज इनके बीच कोई इस तरीके का एग्रीमेंट नहीं हुआ है. देर इज़ बीन नो सच एग्रीमेंट बिटवीन दैम. ठीक है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, इस तरह का एग्रीमेंट नहीं है कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा. हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी देखा था कि हस्बैंड वाइफ हैं या कुछ इस तरीके की डोमेस्टिक वो हो रहा है, तो एक लीगल ऑब्लिगेशन बनाना चाह रहे हैं, नहीं लीगल रिलेशन में आना चाह रहे हैं, नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इफ देर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, लीगल बाउंडेशन, देन इन सच अ केस वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. सो इसी तरीके से इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर स्त्री धन वाइफ अपने हस्बैंड को देती भी है, देन शी इज़ नॉट द पार्टनर in the business. नेक्स्ट इज दी सेक्शन नंबर 6. सेक्शन नंबर 6 की बात करते हैं मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप. ये सेक्शन नंबर 6 हमें डॉक्ट्रीन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी के बारे में भी बताता है. डॉक्ट्रीन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी हम बाद में देखेंगे, पहले हम बेयर सेक्शन देख लेते हैं. इन डिटरमाइनिंग वेदर ग्रुप ऑफ पर्सन इज और नॉट फर्म, ये पूरा जो लैंग्वेज है, लेट्स हैव अ क्वेश्चन अगर आता है कि क्या ग्रुप ऑफ पर्सन या पर्सन फर्म है या नहीं, पार्टनर है या नहीं, ग्रुप ऑफ पर्सन फर्म है या नहीं, पार्टनर पर्सन जो है वो पार्टनर है नहीं, तो कैसे पता लगाएंगे कि लीगल एग्जिस्टेंस है पार्टनरशिप की है या नहीं, वो कैसे पता लगेगी? इट ऑल कम्स डाउन टू द आंसर दैट कि क्या रियल रिलेशन है बिटवीन द पार्टनर्स. अब ये रियल रिलेशन कैसे पता लगेगा? इट इज शोन बाय द रिलेवेंट फैक्ट्स टेकन टुगेदर. सो वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन is a firm or not, a person is a partner or not, it can be determined by seeing the real relation between the parties. उनके बीच में real relation देखेंगे, और ये real relation कैसे पता लगेगा? by the relevant facts taken together. Let's have a look to the language. So in determining whether a group of person is firm or not, पहला क्वेश्चन क्या हुआ, क्या पार्टी फर्म है या नहीं. सेकंड क्वेश्चन क्या हुआ, whether a person is or is not a firm in the or not, पार्टनर है या नहीं है, फर्म ग्रुप ऑफ पर्सन फर्म है या नहीं. तो किस तरीके से पता लगेगा? थ्रू द रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, रियल रिलेशन as shown by the relevant facts taken together. So इसके थ्रू ही हम वो रियल रिलेशन पता कर सकते हैं. नाउ इसके अंदर दो एक्सप्लेनेशन भी दे रखे हैं. बिफोर गोइंग टू द लैंग्वेज, लेट्स हैव अ लुक टू द नोट्स. एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? ये हमें लिस्ट ऑफ पर्सन्स बताता है किन क्या जो इंटरेस्टेड तो हैं प्रॉपर्टी में या फिर शेयर भी ले रहे हैं प्रॉफिट का. ठीक है, या तो वो उनको प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, प्रॉफिट भी ले रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट द पार्टनर्स इन द बिजनेस, वो पार्टनर नहीं है बिजनेस के. तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ये कुछ लिस्ट ऑफ पर्सन्स वो बताते हैं एक्सप्लेनेशन, जैसे कि लेंडर ऑफ मनी, सेलर ऑफ गुडविल, एजेंट और सर्वेंट. सो दीज आर देयर. लेट्स सी देयर क्या हो गया, जॉइंट ओनर शेयरिंग प्रॉफिट और ग्रॉस रिटर्न. जॉइंट ओनर है, जब भी हमने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली देखा, वो जॉइंट ओनर हो रहे हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट द पार्टनर्स. ठीक है, लेंडर ऑफ मनी रिसीविंग प्रॉफिट्स, लैंड कर रहा है, ही विल टेक सम इंटरेस्ट. ऐसे ही मुफ्त में कोई लैंड नहीं करता है, तो वो अगर इंटरेस्ट की जगह प्रॉफिट्स ले रहा है किसी तरीके से, तो यहाँ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, बट दे आर नॉट द पार्टनर. ठीक है, इसी तरीके से सर्वेंट या एजेंट हो गया, रिसीविंग प्रॉफिट एज रेम्यूनरेशन, तो दिस इज इट्स एज इफ इट्स सैलरी, तो उसको अगर प्रॉफिट मिल भी रहा है, बट दे आर नॉट द पार्टनर. फोर्थली, कोई विडो या चाइल्ड ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, तो विडो हो गया या डिसीज्ड पार्टनर का चाइल्ड हो गया, उनको एज एन एन्यूटी कुछ मिल रहा है, दैट डज नॉट मेक दैट पर्सन एज अ पार्टनर. सिमिलरली द सेलर ऑफ गुडविल, जो बाद में वो गुडविल बेचने के बाद भी कुछ अपना परसेंटेज ले रहा है, सो इज़ नॉट अ पार्टनर. सो 5 कैटेगरीज हमें एक्सप्लेनेशन में देखने को मिलती है. एक्सप्लेनेशन 1 में हमें ये जॉइंट ओनर देखने को मिलता है, एंड एक्सप्लेनेशन 2 में 4 कैटेगरीज देखने को मिलती हैं, जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट्स बट दे आर नॉट द पार्टनर्स.
लेट्स हैव अ लुक टू द लैंग्वेज नाउ. सो द शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट और ऑफ ग्रॉस रिटर्न, की या तो प्रॉफिट शेयर कर रहे हो, ग्रॉस रिटर्न शेयर कर रहे हो, अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी बाय अ पर्सन होल्डिंग अ जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट. कैसे पर्सन के थ्रू? जिसके पास जॉइंट है या कॉमन इंटरेस्ट है, जैसे कि जॉइंट ओनर हो गया एचयूएफ में, डज नॉट ऑफ इट सेल्फ मेक सच पर्सन अ पार्टनर. तो वो उस तरीके से ऑटोमेटिकली वो पार्टनर नहीं बनता है. सेकंड एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं? द रिसिप्ट बाय अ पर्सन ऑफ अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट, कि उसे शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, और ऑफ अ पेमेंट कंटिजेंट अपॉन अर्निंग ऑफ द प्रॉफिट्स और वेरिंग विद द प्रॉफिट, की प्रॉफिट हम अर्न करेंगे या प्रॉफिट ज़्यादा घटेगा बढ़ेगा घटेगा, उसके ऊपर अगर कंटिजेंट है पेमेंट, या वो एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट ही वो रिसीव कर रहा है, डज नॉट बाय इटसेल्फ मेकिंग अ पार्टनर विद द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस, वो ऑटोमेटिकली पार्टनर नहीं बनता. ये बेसिकली हमने जो ऊपर ये कहा कि रियल रिलेशन देखना पड़ेगा, तो वो रियल रिलेशन क्या देखना पड़ेगा कि एक लीगल एग्जिस्टेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट एनफोर्सेबल बाय अगेंस्ट द फर्म, वो वाली चीज़ हो रही है नहीं हो रही है, आपस में एक दूसरे को लाइबिलिटी क्रिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें लीगल रिलेशन में देख रहे हैं. तो ये एक्सप्लेनेशन वही चीज़ बता रहा है कि जस्ट बिकॉज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके बीच का रिलेशन ऐसा है कि वो पार्टनर बन गए, ठीक है. एंड यहाँ पर ये ABCD करके ये वो दे दिया, जैसे लेंडर ऑफ मनी हो गया, सर्वेंट एजेंट रेम्युनरेशन का, विडो चाइल्ड एज एन्युटी, प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर ऑफ द बिजनेस हैज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुडविल. तो इस तरीके से जो है ये दे आर गेटिंग द शेयर इन द प्रॉफिट, या कुछ ना कुछ रेम्युनरेशन है किसी ना किसी तरीके में हो रहा है, बट दे आर नॉट द पार्टनर. वाई? बिकॉज देर इज़ नो लीगल स्टैंडिंग बिटवीन दैम. वो अपना पैसा डिमांड कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें इनकी लाइबिलिटी एज सच नहीं होती है. लेट्स सी अ डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी टू क्लैरिफाई इट फर्दर. तो डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी क्या है? एवरी पार्टनर इज बोथ अ प्रिंसिपल और एजेंट ऑफ द फर्म ऑन अदर पार्टनर्स. कोई एक पार्टनर है, वो प्रिंसिपल तो हो गया फर्म के लिए, है ना, और एजेंट हो जाएगा किसके लिए? अदर पार्टनर के लिए. तो वो यही चीज़ कह रहा है कि हर पार्टनर जो होता है वो प्रिंसिपल भी है, एजेंट भी है. किसका? फर्म का भी, अदर पार्टनर्स का. किसके लिए? फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म. हमने कहा था एक्ट ऑफ फर्म जो है बाय ऑल द पार्टनर्स, एनी पार्टनर और एनी एजेंट. तो कोई एक भी कर सकता है. तो अगर कोई बिजनेस ऑफ फर्म करना है तो एक्ट करना नेसेसिटी है, एक्टिव ओमिशन कुछ ना कुछ तो करेंगे. सो आपस में क्या हो गई? ये एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट हो गए. दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी. हर पार्टनर क्या कर सकता है? इट कैन बाइंड द फर्म एंड अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट. पार्टनर बाइंड कर सकते हैं एंड बी बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर्स. तो दोनों चीज़ हो रही है. जो हमने कहा था एनफोर्सेबल बाय और अगेंस्ट दी फर्म, तो पार्टनर्स जो हैं दे आर द बाउंड बाय दी. पार्टनर क्या कर रहा है? बाउंड है अदर पार्टनर्स के एक्ट से, और खुद के एक्ट से वो अदर पार्टनर्स को बाउंड कर रहा है. ओके. सो रियल टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कैसे होगी? कि हमने ऊपर कहा रियल रिलेशन दिखना होगा, तो ये रियल रिलेशन, रियल टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कैसे है? एजेंसी देखनी होगी, जो हमें सेक्शन 6 में बताइए. एग्जाम्पल देखिए, ABC आर पार्टनर्स. ए परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. तो 3 लोग हैं, A हो गया, B हो गया, C हो गया. तीनों ने मिलके क्या किया? परचेज किए गुड्स, ठीक है. तीनों जो हैं वो क्या हैं? पार्टनर्स हैं. अब इसमें से क्या हुआ? ए जो है ही परचेज गुड्स, एंड ये जो गुड्स उसने परचेज किए हैं ये बिजनेस के हिसाब से किए हैं, ठीक है. B, C डज नॉट हैव नॉलेज अबाउट इट, लेकिन बिकॉज दे आर पार्टनर्स, सो अगर कल को कुछ ऑफ बेस आता है, सपोजिंगली D से इसने परचेज किए थे ये गुड्स, एंड नाउ ही डज नॉट पे गुड्स टू द D, तो D किससे डिमांड कर सकता है? वो तीनों से डिमांड कर सकता है, इवन इफ B एंड C डज नॉट नो अबाउट दिस ऑल द सिचुएशन. तो इस सब को क्या बोलते हैं हम? ये हो गया कि भाई एक रिलेशन इस तरीके का हो गया कि जो है अदर पार्टनर्स जो B एंड C हैं दे आर ऑल्सो दी बाउंड बाय इट. तो ये सारा जो रिलेशन है दैट्स व्हाट मेक्स इट पार्टनरशिप, जहाँ पे आपस में एक दूसरे को पूरा बाउंड करने का बाउंड कर पा रहे हैं वो लोग. सो बेसिकली क्या हो रहा है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं, दैट इज नॉट कंक्लूसिव. सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो गया, इससे पार्टनरशिप हो गया, इट इज नॉट. ठीक. म्यूचुअल एजेंसी क्या है? एक डिसिसिव टेस्ट है, और वो म्यूचुअल एजेंसी अगर नहीं है, दैट इज एक ऐसा रिलेशन जिसके थ्रू वो खुद भी बाइंड हो रहा है और दूसरों को भी बाउंड कर रहा है. इस तरीके का अगर रिलेशन नहीं है तो फिर कोई पार्टनरशिप नहीं होगी. इसी से रिलेटेड एक केस हुआ कॉक्स वर्सेस हिकमैन. इसमें क्या हेल्ड किया गया कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट डज नॉट बाय इटसेल्फ क्रिएट पार्टनरशिप. द ट्रू टेस्ट क्या हो गई? म्यूचुअल एजेंसी, विच वी हैव सीन अबाउट. नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 7. 2 सेक्शन और बसते हैं, सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8. सेक्शन नंबर 7 क्या कहता है? पार्टनरशिप एट विल. ये क्या कह रहा है? अगर कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, किस चीज़ को लेके, क्या ड्यूरेशन रहेगी या किस कारण से डिटरमाइंड हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी पार्टनरशिप, उस पार्टनरशिप को हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप एट वेल. सो व्हेन देयर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्ट्रैक्ट, किसके लिए? फॉर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, तो उसको क्या बोलेंगे हम? पार्टनरशिप एट वेल. लेट्स से प्रोविजन, नो प्रोविजन किस में? कॉन्ट्रैक्ट में. किस चीज़ के रिलेटेड में? ड्यूरेशन को लेके या डिटर्मिनेशन को लेके, तो वो क्या हो गई? पार्टनरशिप एट वेल. Lastly, section number 8, last section of chapter number 2.
क्या कहता है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप कब होगी, जब एक पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए की गई है या पर्टिकुलर अंडरटेकिंग के लिए की गई है, तो उसको क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अ पर्सन में बिकम अ पार्टनर विद अनदर पर्सन का पर्टिकुलर एडवेंचर या पर्टिकुलर अंडरटेकिंग के लिए। अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, कोई स्पेसिफिक वेंचर के लिए या किसी पर्पस के लिए, लिमिटेड पर्पस के लिए जब की जाती है तो उसको क्या बोलेंगे हम, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एग्जाम्पल देखिए, ABC टू कंस्ट्रक्ट एंड सेल। ABC जो हैं ये 3 लोग हैं, आपस में किस में है, पार्टनरशिप में है। पार्टनरशिप किस चीज़ के लिए करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, सेल करेंगे कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। और क्या कहा इन्होंने कि भाई शेयर करेंगे प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वली। तो यहाँ पे किसके लिए, दो पर्पस हो गए एक तरीके में। पर्पस क्या दिख रहा है हमें, दो पर्पस दिख रहे हैं। सो इफ़ फॉर एग्जाम्पल अगर ABC जो हैं तीनों एक पार्टनरशिप में घुसे और इनके दो पर्पस हो गए, किसके, एक तो कंस्ट्रक्ट करना और एक सेल करना, क्या, एक कोई कॉम्प्लेक्स जो कि जयपुर में है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो वंस दिस इज कंस्ट्रक्टेड एंड इट इज सोल्ड, तो क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। क्यों, बिकॉज इट वॉज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, की इसी पर्पस के लिए था। और इस तरीके की पार्टनरशिप को हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। थैंक यू।